Hello students, myself Surendra Mohan Gupta, टीचिंग सिंस 1991 11 12th मैथ्स एंड अकाउंट्स और ऑनलाइन कोचिंग देता हूं मैं केवल 4,000 रुपये में 300 रुपये महीना और चबा चबा के कोचिंग। आज है हमारे पास गुडविल का सीज़न 3। पहले सीज़न में हमने थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक ऑफ गुडविल पढ़ा था। दूसरे सीज़न में हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वो हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट्स के बेस पर होता है। प्रॉफिट इज द जान ऑफ गुडविल। गुडविल अट्रैक्शन पावर होती है, जिसके ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होती है उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसके कस्टमर ज़्यादा होते हैं उसकी सेल ज़्यादा होती है। सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए गुडविल की जान है प्रॉफिट। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट के ऊपर अलग अलग तरीके से बट्टा कैसे लगता है, निशान कैसे लगते हैं, एडजेक्टिव क्या क्या लगता है, कौन सा प्रॉफिट गुडविल के लिए लेना है, कौन सा प्रॉफिट गुडविल के लिए लेना है, कौन सा नहीं लेना है। भाई सीधी सी बात है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, गुडविल के लिए हमेशा प्रॉफिट कौन सा लेना है। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वी विल टेक ऑलवेज वो प्रॉफिट्स जो सामान्य यानी कि जर्नल कंडीशंस में अर्न किया गया है। सामान्य यानी जर्नल कंडीशन में अर्न किया गया। जैसे मैं बात कर रहा था सीजन 2 में भी कि भाई 2020 में जब कोरोना आया उसके कारण फार्मा जो कंपनीज होती हैं, फार्मा मतलब वही दवाइयों, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और मास्क, सैनिटाइजर्स, मतलब जो भी चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड होती हैं, उनकी जो सेल है, उनके जो प्रॉफिट है वो बढ़ गए। तो वो सामान्य परिस्थितियां नहीं है, जर्नल कंडीशन नहीं है, तो हमने वो प्रॉफिट नहीं लेना जो एकदम से हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेना, क्योंकि एबनॉर्मल क्यों है, वो प्रॉफिट तो है भाई, मेरी जेब में पैसे आए, प्रॉफिट तो है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं लेना जो असामान्य यानी कि बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन हुआ है। कभी कभार वाली बात है, हर बार थोड़ी होगा। तो जो खर्चे या जो लॉस हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, धप्पा करते हैं। धप्पा समझते हैं ना, हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो धप्पा जो कर देते हैं। अब मैं आराम से बैठा हूं, कोई बिजनेसमैन आराम से बैठा है और कल उसके यहाँ पे आग लग गई, तो क्या उसने कोई प्लानिंग में करा था, अपने बजट में डाला था आग लगेगी मार्च 25 को, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो जो एकदम से धप्पा कर देते हैं, जो खर्चे या जो लॉस, वो कभी भी गुडविल के लिए आपने नहीं लेने। हमेशा वो लेने हैं जो रेगुलर होते हैं। मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ नौकरी पे रखे हुए हैं, हर महीने जब उनसे काम ले रहा हूं तो भाई पैसा भी तो दूंगा, सैलरी भी तो दूंगा, तो वो पहले से पता है मेरे को महीना खत्म होगा, सैलरी देनी है, तो वो रेगुलर एक्सपेंस है, वो लेने हैं। बिल्डिंग मेरी किराए पर है, हर महीने किराया देना है, लेना है। लेकिन आग लग गई, अरे भाई रेगुलर थोड़ा ही है, तो गुडविल से क्या रिलेशन है। गोपाल जी की आग लग गई, ये क्या मतलब है, तो मतलब उसके छोले भटूरे की जो है सेल बंद हो जाएगी? नहीं भाई, कल से फिर दोबारा ठीक। उसकी जो कढ़ाई थी वो पुरानी हो गई, उसने बेच दिया, उस पर लॉस हो गया, चलो भाई छोले भटूरे नहीं खा रहे यार, कढ़ाई तो बेच दी। अरे कढ़ाई बिक गई तो नई भी तो आएगी, पुरानी कढ़ाई पे लॉस हुआ, इससे अट्रैक्शन पावर का क्या रोल है। तो हमने वही खर्चे लेने होते हैं जो रेगुलर हो रहे हैं। अगर कोई चीज भी इरेगुलर है, धप्पा करती है, बात समझ गए, धप्पा, मैंने आपको पकड़ लिया, धप्पा, ऐसे खर्चे, ऐसे लॉस बिल्कुल भी नहीं लेने। ऐसी इनकम भी नहीं लेनी जो कभी कभार हो जाती। आपने केबीसी में ऑनलाइन खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ सोनी लिव पर, और आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपको मिल गए 2 लाख रुपए, तो ये आपकी मेहनत की कमाई नहीं है दिमाग की कमाई है ना, मेहनत की कमाई नहीं है, बिजनेस की कमाई नहीं है। ये नहीं लेनी। और ये बेशक रेगुलर भी हो, आपने कल फिर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर 2 लाख मिल गए, फिर 3 दिया, फिर 2 लाख मिल गए, रोज आपको 2-2 लाख रुपए मिल गए। आप तो सोच रहे ये तो रेगुलर कमाई होगी, सुरेंद्र सर ने बोला था रेगुलर कमाई मतलब अट्रैक्शन पावर। नहीं भाई, कमाई के केस में रेगुलर भी हो, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई ना हो तो नहीं लेनी। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे बच्चे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 20,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा, ठीक है ना, नज़र लग जाती है। 20,000 रुपये महीना मैं बच्चों को पढ़ा के कमा रहा हूँ। नीचे मेरी 2 दुकानें हैं इंस्टीट्यूट के नीचे, वो मैंने किराए पर दे रखी है, वहाँ से 10-10 हज़ार रुपये किराया आ जाता है। तो 20,000 हो गया मेरा पढ़ाने से,
10,000 का रेंट, 40,000 रुपये हो गया। तो मेरी मेहनत 40,000 की नहीं है, मेरी अट्रैक्शन पावर 40,000 की नहीं है, मेरी अट्रैक्शन पावर केवल 20,000 की है जो बच्चों को कमाने से मिल रही है। बाकी तो नहीं भी करूंगा, बैठा हूं तो भी 20,000 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है खर्चे वो नहीं लेने हैं जो इर्रेगुलर हैं, खर्चे वो नहीं लेने हैं, लॉस वो नहीं लेने हैं जो इर्रेगुलर हैं, धप्पा करते हैं। और इनकम वो भी नहीं लेनी जो रेगुलर है, क्योंकि वो नॉन मेहनत की है, वो मेहनत की लेनी है। तो मैं लिख रहा हूं अभी फॉर्मूला, घबराइए मत। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा पहले वो लिखिए, प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद वो सारे खर्चे, वो सारे लॉस जो धप्पा करके आ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं और फिर बाद में रेगुलर भी नहीं रहते, वो सारे खर्चे, वो सारे लॉस जो धप्पा करके आ जाते हैं और एकदम से फिर रेगुलर भी नहीं रहते, उनको वापस प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये पहले माइनस किए थे। अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाता हूं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख के खर्चे माइनस करते हैं, तब जाके प्रॉफिट निकलता है। हम सारे खर्चे माइनस करते हैं, यहां पे सारे खर्चे माइनस करते हैं, तब जाके प्रॉफिट निकलता है। लेकिन मैंने वो खर्चे तो लेने नहीं, अब कौन से नहीं लेने, जो धप्पा करते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, तो उनको वापस प्लस कर देना है, क्योंकि पहले माइनस किए थे, पहले माइनस किए थे, तो वापस प्लस कर दीजिए, वापस प्लस कर दीजिए। कौन कौन से, एबनॉर्मल लॉस और इररेगुलर एक्सपेंसेस, इररेगुलर एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉस, ये सब वापस प्लस कर दीजिए, क्योंकि इनका अट्रैक्शन पावर से कोई रिलेशन नहीं है। जो चीजें कभी कभार होती हैं वो गुडविल को अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है जी, और वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अब इसका क्या मतलब होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब कई बार ना कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कॉस्ट कटिंग करना चाहती है, उनके लॉस हो रहे हैं या प्रॉफिट इतने नहीं हो रहे, और देखा स्टाफ तो बहुत बढ़ गया, बातों में पता नहीं चला, बहुत लोगों को रख लिया, पहले चाचा को रखा, चाचा अपने भतीजे को ले आया, भतीजा अपने जो है मामा को ले आया, बहुत सारा ओवर स्टाफिंग हो गया। तो वो क्या करते हैं, एक स्कीम चलाते हैं कि भाई अपनी इच्छा से चले जाओ तो हम इतना पैसा देंगे, नहीं तो कल को निकाल भी सकते हैं। तो अपनी इच्छा से वो जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 2-3 साल की उनको सैलरी दे देते हैं। तो कभी कभार हो गया, तो ये थोड़ी हर साल ऐसा होगा, ऐसी कोई स्कीम हर साल नहीं निकलती। तो कभी कभार वाली बात है वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब एम्प्लॉइज अपनी इच्छा से फर्म छोड़ के जा रहे हैं, हम स्कीम निकाल रहे हैं, स्कीम तो हमने निकाली है, लेकिन उनके सामने कंडीशन रख दी, चले जाओ नहीं तो निकाल देंगे, चले जाओ या निकाल देंगे। तो वो अपनी इच्छा से चले जाते हैं, तो हम उनको कुछ पैसे दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी है, ठीक है, बात आई समझ में। तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। ये सब हमारे अब लॉस या इरेगुलर एक्सपेंस हैं, और माइनस करना है एबनॉर्मल इनकम, माइनस करना है एबनॉर्मल इनकम या रेगुलर इनकम पर नॉन मेहनत वाली समझ गया ना, नॉन मेहनत वाली, जिसके ऊपर आपने मेहनत नहीं करी है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है नॉन ट्रेड। अभी मैं समझाऊंगा इसको, नॉन ट्रेड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये कोई भी इनकम आपने नहीं लेनी है, क्योंकि ये कोई भी इनकम आपकी मेहनत की इनकम नहीं है, सारी क्या है, नॉन मेहनत की इनकम है। ये क्या लिखा मैंने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी मैं इसको समझाता हूं, एक बार एक फार्मूला आप देख लीजिए, इसमें मैंने वो चीजें वापस ऐड करी हैं जो आपका धप्पा करती है, एकदम से बिना बताए खर्चा आ जाता है और फिर रेगुलर भी नहीं होती,
और ये चीज़ें माइनस करी हैं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे पहले प्लस करी थी। देखिए यहाँ पे प्लस होती है इनकम, तो मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। अब 2-3 पॉइंट और बताऊंगा इससे रिलेटेड, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सबसे पहले ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो देखिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो देखिए। इन्वेस्टमेंट भाई दो तरह की होती है। इन्वेस्टमेंट जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और इसका मतलब होता है अपने बिजनेस से हटकर, अपने बिजनेस से हटकर इन्वेस्टेड। जैसे मेरा काम पढ़ाने का है, मेरे ऑलरेडी 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मैंने वहाँ से पैसा कमा कमा के एक तीसरा इंस्टीट्यूट और खोल लिया, उसमें भी बच्चों को पढ़ाया ही जाएगा, कोई कुछ बेचने का तो काम नहीं शुरू किया मैंने। तो मेरा 2 बिजनेस, 2 इंस्टीट्यूट के अंदर बिजनेस क्या चल रहा है, बच्चों को पढ़ाकर फीस लेने का बिजनेस चल रहा है। अब मैंने तीसरा इंस्टीट्यूट खोला, उसमें भी यही काम चल रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर फीस कलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, तो उसको मैं बोलूँगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैंने पैसा कमाया और मैंने सोचा कहाँ यार तीसरा इंस्टीट्यूट खोलते हैं, बेकार में क्या जरूरत है मेहनत करने की, तो मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी लेकर उसको किराए पर चढ़ा दिया, हर महीने किराया मिल रहा है, तो वो मेरी क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो मैंने बिजनेस से हटकर अपना जो बिजनेस था वो था पैसा कमाने का, फीस लेकर बच्चों से। लेकिन अब मैंने क्या किया है, किराए पे कोई प्रॉपर्टी ले ली, मतलब प्रॉपर्टी लेकर किराए पर उसको चढ़ा दिया, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई। तो वो मेरी कैसी इनकम हो गई, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो मेरी क्या हो गई, नॉन मेहनत कमाई आ गई वो। तो इसको मैंने नहीं लेना, नॉन मेहनत की कमाई को मैंने नहीं लेना। बात समझ में आ गई। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस वाली, नॉन ट्रेड अपने बिजनेस से हटकर कोई पैसा इन्वेस्ट करना, उसको नहीं लेना आपने, ट्रेड वाले को लेना, नॉन ट्रेड को नहीं लेना। ये तो हो गया एक चीज। दूसरी जो एडजस्टमेंट आती है, बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये एडजस्टमेंट बहुत ही एग्जाम के अंदर आती है। इसका देखिए मतलब क्या है, दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे एक हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपने लिखा सेल्स 1 लाख रुपए, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 रुपये, ये टोटल हो गया 1,30,000, और यहाँ पे कॉस्ट है 80,000 रुपये की। ठीक है, 1,30,000 में से 80 माइनस कर दिया मैंने, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपये का। भाई 1,30,000 था, 1,30,000 में से 80 माइनस कर दी कॉस्ट, 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। बाद में पता चला अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये 30 नहीं है, ये तो एक्चुअल में 40 है, ये तो एक्चुअल में 40 है, मैंने कम दिखा रखा था, मैंने कम यानी कि ये वाला चीज अंडर वैल्यू दिखा रखा था, अंडर वैल्यू मैंने कम दिखा रखा था। अब मैंने कम दिखा रखा था तो मैंने इसको 40 कर दिया, इसको 40 कर दिया, मतलब ये कितना हो गया 1,40, 1,30 था ना पहले, और मैंने कम दिखा रखा था तो मैंने 1,40 कर दिया इसको, 1,40, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। भाई अगर आपने स्टॉक को कम दिखा रखा था, स्टॉक को बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। बात आई समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने इसको कम दिखा रखा था तो इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो। अब इसको बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, मतलब उसको प्लस कर देना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने 10,000 रुपये का स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है, 10,000 रुपये का स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है, तो आप उस 10,000 को बढ़ा दो, तो प्रॉफिट में जोड़ देना,
प्रॉफिट में जोड़ देना। और नेक्स्ट ईयर ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो इसको क्या करना है आपने, अगले साल माइनस कर देना है। एक साल प्लस, 2006 में प्लस, 2007 में माइनस। और अगर कोई चीज आपने ज्यादा दिखा रखी है, एक्स्ट्रा दिखा रखी है, एक्स्ट्रा शो की हुई है, तो उसको कम कर दो। आप उसको कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, माइनस कर देना। कोई चीज ज्यादा दिखा रखी है तो कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। अगर वो प्रॉफिट में से माइनस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ये प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मामला चल रहा है। अब तीसरी जो एडजस्टमेंट आती है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, जैसे बाय चांस हम बाय मिस्टेक हमने क्या किया, एक मशीनरी खरीदी थी 50,000 रुपये की। ठीक है, ये बात है जनवरी की या अप्रैल की, कोई भी ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको हमने बाय मिस्टेक एक्सपेंस मान लिया। हमने इसको बाय मिस्टेक क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। तो मतलब मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, यहां दिखा दिया 50,000 रुपये, और अपना इसको माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिया। मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया और माइनस करके इसको प्रॉफिट निकाल लिया। बाद में पता चला, अरे ये क्या किया मैंने, ये खर्चा थोड़ी है, ये खर्चा थोड़ी है, तो असेट है। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के यहां से इसको हटाया और इसको मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले गया, मशीनरी लिख दी 50,000 रुपये की। पहले मैंने इसको माइनस किया था ना, तब प्रॉफिट निकला था। लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, यहां से हटा के यहां ले गया, यहां से हटाया और यहां ले गया, क्योंकि इसकी असली हैसियत तो असेट्स की थी, मैंने इसको गलती से खर्चा माना था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साइकिल खरीदी, उसको खर्चा मान लिया। मशीनरी खरीदी, सेकेंड हैंड मशीनरी थी, उसको रिपेयर करवाया, उसको भी खर्चा मान लिया। जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उस दिन, या जब तक वो चालू नहीं हो जाती, सारे खर्चे उसी में जोड़ने होते हैं। अब आपने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी 2 लाख की, 50,000 उसको ठीक ठाक कराने में लग गए, तो 2.5 लाख की मशीनरी कहलाएगी। हमने क्या किया, 2 लाख तो मशीनरी में दिखा दिया, 50,000 को खर्चा मान लिया, गलत किया। 50,000 को खर्चा मान लिया, गलत किया। तो आप यहां से उठा के इसको असेट बना दो। अब जब यहां से हटाओगे, जब इसको यहां से हटाओगे तो मतलब आपके खर्चे कम हो गए। पहले आपने खर्चा माना था, माइनस किया था इसको, लेकिन अब आपके खर्चे कम हो गए। खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस 50,000 रुपये को प्रॉफिट में जोड़ दीजिए, क्योंकि आपके खर्चे कम हो गए। ठीक है जी, 50,000 रुपये आपके खर्चे कम हो गए तो आपका प्रॉफिट 50,000 से बढ़ गया, क्योंकि वो चीज़ एसेट बन गई। और अगर कोई चीज़ एसेट बनती है, तो अपने साथ में वो क्या लेके चलती है, डेप्रीशिएशन लेके चलती है। ये ऐसे दिया होगा एडजस्टमेंट के अंदर। बाई चांस समझ गए ना बात को, कि सारे खर्चे मशीनरी में जुड़ते हैं, लेकिन हम गलती से खर्चा मान लेते हैं, माइनस कर देते हैं। अब उसको उठा के एसेट बना रहे हैं तो खर्चे कम हो गए, मतलब प्रॉफिट में प्लस कर दिया। ठीक है, और अब एसेट बना दिया तो क्या चलेगा, अब उसके साथ साथ डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके माइनस कर देना, डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन से भी हो सकता है, डिमिनिशिंग से भी हो सकता है, वो आप देख लेना। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बता रखा है, वैसे भी आपको हर चीज में बताया होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब एक बार डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करो, हर साल सेम, एक बार डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करो, हर साल सेम। और डब्ल्यूडी में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट में हर साल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा, लेकिन माइनस हर साल करना होगा। जैसे मान लो 2006 में ये काम किया, अब एक साल का प्रॉफिट और दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2006 में आपने माइनस प्लस किया, 2007 में एक और दिया हुआ है, तो उसमें भी आपने डेप्रीशिएशन का करना है। डेप्रीशिएशन 2 साल माइनस होगा, 2006 में, 2007 में, 2008 दिया, 2008 में भी, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग। और लास्ट एक बहुत ही बढ़िया, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कैपिटल निकालने का क्वेश्चन है। इसको भी बड़े ध्यान से आपने समझना है कि बैलेंस शीट गिवन होती है, एक टॉपिक होता है जिसमें बैलेंस शीट गिवन है और हमने फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड।
हमने फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक असेट्स के रास्ते से, असेट साइड के रास्ते से, और एक लायबिलिटी साइड के रास्ते से। एसेट साइड के रास्ते से और लायबिलिटी साइड के रास्ते से दो हमारे पास मेथड होते हैं। देखिए क्या क्या मतलब है इसका। असेट साइड के रास्ते चलेंगे तो नेट फिक्स असेट्स लेनी है, जिसमें कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह सब कुछ। क्या नहीं लेना गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होगी, जो बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी वो नहीं लेनी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेनी। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो नॉन ट्रेड मानना है, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो नॉन ट्रेड मानना है। प्लस करंट असेट्स नहीं लेना, इसमें भी कई बार ये नीचे लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चे जो एक साल से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह। और माइनस करंट लायबिलिटीज, ये माइनस कर देंगे तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, कैपिटल। फिर आप नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना, नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके। अगर लायबिलिटीज रास्ते चलेंगे तो कैपिटल बैलेंस, लायबिलिटीज के रास्ते चलेंगे तो कैपिटल बैलेंस प्लस करंट अकाउंट के बैलेंस, ये अलग अलग दिए होते हैं। पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस, पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस, कोई रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व भी प्लस कर देना है, प्लस, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो इधर आ गई, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और वो चीज़ें जो वहाँ पे नहीं ली हैं, वो चीज़ें जो वहाँ पे नहीं ली हैं यहाँ माइनस करनी है। अगर आप लायबिलिटीज के रास्ते से चल रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे माइनस करनी है। माइनस गुडविल बैलेंस शीट वाली, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैंने अभी जो बताई नोट, क्या ध्यान रखना है, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। तो ये मजे वाली चीज़ें मैंने आज आपको बताई। ऐसे प्रॉफिट के साथ कुछ एडजेक्टिव लगा होगा तो इन चीज़ों का आपने बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। वीडियो देखते रहिए, जो जो चीज़ लिखवाए उसे लिखते रहिए, मज़ा जरूर आएगा, नहीं मज़ा तो पैसे वापस। तो ये था गुडविल का सीजन 3, जिसमें कि मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स बताया। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय।